हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए, यहाँ टाइम 7 बज गया है और हम लोग लाइव हैं। यहाँ देखिए, जो हम लोग है ना 35 में 35 जो क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हम लोग स्टार्ट किए थे, उसमें ये सेकंड पार्ट होने वाला है। इससे पहले एक पार्ट आपको अपलोड किए हैं और वहाँ हम लोग लाइव आए थे, और ये आपका सेकेंड पार्ट है। जिनको एग्ज़ाम देना है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर ये तो है कि आपका एक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए, यहाँ पर है क्या, जो देख लीजिए। ये आपका चैनल पीसीएम एजुकेशन सेंटर है, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है। और यहाँ पर हम लोग अपना क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं बउआ। यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन जो है यहाँ पर इस सेकंड पार्ट आपको ये कह रहे थे कि यहाँ सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट आपको अपलोड कर दिए हैं, तो ये आपका सेकंड पार्ट होने वाला है। यदि आप उसको नहीं देखें, फर्स्ट पार्ट यदि आप नहीं देखें, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। आप वहाँ से उसको आराम से है ना लिख लीजिएगा। और सबसे पहले आप पेन पेपर लेके बैठिए, जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें दिया जाएगा उसको आपको लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया जो गया है, यहाँ पर देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ देखिए 2021 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि एस्कॉर्बिक अम्ल है। पूछा गया कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है बउआ, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, या किसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इज ए क्या विटामिन होता है, एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है, एमिनो एसिड होता है। तो जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया। विटामिन है, एंजाइम है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड कौन होता है, जल्दी से आपको बताना है। चलिए, जल्दी से आप बताइए, एस्कॉर्बिक एसिड कौन होता है। एमिनो एसिड नहीं रहेगा वो, नहीं प्रोटीन रहेगा। है ना, एस्कॉर्बिक एसिड जो है आपका एमिनो एसिड नहीं रहेगा, नहीं आपका प्रोटीन होगा। एस्कॉर्बिक एसिड हम लोग विटामिन को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहते हैं सर, विटामिन को कहते हैं। लेकिन कौन सा विटामिन था, विटामिन सी को कहते हैं। एक बात आपको और ध्यान रखना है, एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड, वो विटामिन सी होता है। विटामिन सी खट्टा रहता है, उसमें अम्लीयता नहीं चला जाता है ना। आप खुद समझिए ना कि जो विटामिन रहता है बुआ, या जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी आपको खट्टा लगता है। जैसे नींबू में, नींबू संतरा ऐसा में आपको विटामिन है ना, विटामिन सी मिलता है। तो जहाँ खट्टा होता था, खट्टा तो विटामिन सी वाला में रहता है ना। तो आपको ध्यान रखना है। और जो विटामिन सी और या दूसरा चीज़ यहाँ अम्ल बोला था, अम्ल किस में रहेगा, जहाँ खट्टा रहेगा तो विटामिन सी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ केवल विटामिन दिया है, तो एस्कॉर्बिक इस क्वेश्चन के आधार पर है ना, इस क्वेश्चन के आधार पर आपका आंसर विटामिन हो जाएगा। लेकिन पूछा जाए कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन सी को कहेंगे। ध्यान रखिएगा, विटामिन सी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। इसका आंसर आपको क्लियर है। चलिए, तो अगला जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। यहाँ विटामिन सी आंसर हो गया आपका, या ये कहिए कि विटामिन इसका आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन आपको दिया था उसके अनुसार विटामिन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, वह पदार्थ, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ये आपका क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। ये भी आपका 2021 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन में कहा गया कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, नहीं, द सब्सटेंस व्हिच लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज। कहा गया वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, शरीर के तापमान को कम करने वाला पदार्थ कौन है। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं। कहा गया ज्वारनाशी कहते हैं, पीड़ाहारी कहते हैं, प्रतिजैवी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटीबायोटिक है, इनमें से कौन है, जल्दी से आपको बताना। नन ऑफ दिस। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, जिसका इसका ये आंसर आ रहा है ज्वारनाशी। सभी लोग से एंटीपायरेटिक रहेगा बुआ। ये ज्वार को कम करने के लिए, ज्वार मतलब बुखार, शरीर के तापमान, तापमान को ज्वार भी बोलते हैं। तो तापमान को कम करने के लिए, शरीर के ताप को कम करने के लिए ज्वारनाशी का प्रयोग किया जाता है। ध्यान आपको रखना है, ज्वारनाशी। ये क्लियर हो गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बुआ, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता, जल्दी से बताइए, मानव शरीर जो है क्या उत्पन्न नहीं करेगा। ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूसेस या प्रोड्यूस। ह्यूमन बॉडी जो है, मानव शरीर जो है क्या उत्पन्न नहीं करता है। आपका ऑप्शन दिया है कि एंजाइम है, डीएनए है, विटामिन है और हार्मोन्स। जल्दी से बताइए कि मानव शरीर में क्या उत्पन्न नहीं होता, या मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं करता है। जल्दी से आपको बताना है कि मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं करता है। ह्यूमन बॉडी जो है डज नॉट प्रोड्यूस, क्या उत्पन्न नहीं करेगा। चलिए, जल्दी से आप इसमें आंसर बताइए कौन सा रहेगा। एंजाइम रहेगा, डीएनए रहेगा, विटामिन रहेगा, हार्मोन्स रहेगा। जिसका इसका विटामिन आंसर आ रहा है, सभी लोग से ध्यान रखिएगा, विटामिन इसका आंसर आ जाएगा बुआ। आपका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर विटामिन आपका आंसर आ जाएगा सी।
क्या आपका आंसर आएगा वो विटामिन। मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं करता है, तो विटामिन उत्पन्न नहीं करता। ध्यान रखना, मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं करता है, तो विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है, पढ़िए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन जल्दी से आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। हाँ, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा भी करता है। चलिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। स्वीटिंग एजेंट कौन है आपको ये बताना है, कौन है ना मीठा भी करता है। स्वीटिंग एजेंट आपका कौन रहेगा, मीठा अभिकर्ता आपको बताना है, जो भोजन को मीठा कर देता है ना। सैक्रिन दिया है, स्पार्टियम दिया है, सोडियम साइक्लोमेट दिया है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर रहेगा। सैक्रिन होगा आपका, स्पार्टियम होगा, सोडियम साइक्लोमेट होगा, इनमें से कोई नहीं। कृत्रिम मीठा अभिकर्ता कौन रहेगा बुआ। कृत्रिम तौर पे मीठा भोजन को मीठा करने वाला कौन है, सैक्रिन है, स्पार्टियम है, सोडियम साइक्लोमेट है, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, यहाँ सभी दिया गया आपको, ऑल ऑफ दीज है यहाँ, इनमें से सभी आपको दिया गया। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, इनमें से सभी है। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा रहेगा। तो यहाँ बुआ ये सैक्रिन होगा, ये कोई दिक्कत नहीं, सैक्रिन आपका रहेगा, सैक्रिन होगा। लेकिन यहाँ देखिए एस्पार्टेम, यहाँ जो लिखा गया आपका एस्पार्टेम और सोडियम साइक्लोमेट भी होता है। ध्यान आपको ये रखना है कि सैक्रिन, एस्पार्टेम और सोडियम साइक्लोमेट तीनों आपका आंसर रहेगा यहाँ पर। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ सभी आपका आंसर, इनमें से सभी ध्यान रखिएगा, है ना। सैक्रिन है, एस्पार्टेम है और सोडियम साइक्लोमेट है ना, सबके सब आपका कृत्रिम मीठा अभिकर्ता होता है। एकदम इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। सैक्रिन है, एस्पार्टेम है, सोडियम साइक्लोमेट और इनमें से सभी, तो सबके सब आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन को सबको पेन पेपर लेके बउआ और इसको कॉपी में आपको नोट करते जाना है और याद करना है टोटल क्वेश्चन को। एकदम सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी इसमें फालतू क्वेश्चन नहीं दिए हैं। पृथ्वी पर सभी तत्वों में सबसे अधिक पाया जाता है, कौन सा है ना। मोस्ट एबंडेंस लिखा गया था, यहाँ पर एक थोड़ा सा गलत लिखा गया है, एबंडेंस, मोस्ट एबंडेंस ऑन अर्थ। सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है पृथ्वी पर। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, सिलिकॉन यहाँ पर हो जाएगा, सिलिकॉन है और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन सा रहेगा, कौन सा इसका आंसर आएगा वो जल्दी से बताओ। इसका आंसर क्या रहेगा। पृथ्वी के है ना, पृथ्वी पर सभी में सबसे अधिक मात्रा में कौन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर रहेगा। ऑक्सीजन जिसका, इसका सभी लोग ऐसा ही हो। हम वायुमंडल में नहीं पूछे, वो पृथ्वी पर केवल पूछे थे। ये तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर रहेगा। और चलिए अब अगला क्वेश्चन को चलते हैं। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कई वर्ड आपको ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट है वो सब आपको बता रहे हैं। इसमें क्या क्या है, कहा गया है पी ऑर्बिटल का आकार। जल्दी से पहले इसका आंसर बताइए। पी ऑर्बिटल का आकार जल्दी से आपको पहले बताना है, खुद बताइए कि बउआ पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, कौन सा आकार है। गोलीय है, डंबल है, डबल डंबल है, इनमें से कोई नहीं। गोलाकार रहेगा, गोलीय रहेगा, गोल गोल ऐसे रहेगा, डंबल जैसा ऐसा रहेगा, या डबल डंबल इधर भी और इधर भी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। देखिए गोलाकार होता है बुआ एस ऑर्बिटल का आकार। पूछा जाए कि एस ऑर्बिटल का आकार कैसा था, गोलाकार। डंबल जैसा होता है, डमरू के जैसा होता है पी ऑर्बिटल का आकार। डंबल को हिंदी में डमरू बोलते हैं, तो डमरू के आकार का कौन होता है वो पी ऑर्बिटल। डबल डंबल होता है कौन था, डी ऑर्बिटल, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप बताइए कि पी ऑर्बिटल का आकार कैसा रहेगा, डंबल के जैसा है, बी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और सबको ध्यान रखना, इसमें मुख्य तौर पे डी वाला का पूछता है, पी का नहीं पूछता है, डी का, क्योंकि आपका सिलेबस में डी ऑर्बिटल टोटल पढ़ना है, तो इसका आंसर आपको डी पूछता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि पी ऑर्बिटल का आकार जो है ये डंबल जैसा रहेगा, लेकिन डबल डंबल किसका हो जाता है, डी ऑर्बिटल का आकार रहेगा। क्लियर हो गया है। यहाँ से एक बार इसको रिपीट करवा देते हैं। एस ऑर्बिटल का आकार बोलो बउआ, तो गोल है ना, गोलीय रहेगा, गोलाकार आपका जो होता है गोलीय। पी ऑर्बिटल का आकार कैसा रहेगा, तो डमरू के जैसा रहेगा, डंबल रहेगा। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा रहेगा, तो डबल डंबल रहेगा। याद रहेगा सबका। चलिए तो पी ऑर्बिटल का यहाँ डंबल हो गया, डी ऑर्बिटल का डबल डंबल, ये टोटल कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन हाइलोजन तत्व है, आपको ये बताना है कि इसमें हाइलोजन कौन रहेगा, ये आपको बताना है। व्हिच इज ए हाइलोजन एलिमेंट, हाइलोजन कौन सा रहेगा। हाइड्रोजन है या हीलियम, आपको बताना है कि हीलियम होगा क्या, या ऑक्सीजन होगा, या ब्रोमीन होगा। तो हाइलोजन कौन है जो आपको बताना है यहाँ पर, जल्दी से बताइए, है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, ब्रोमीन है, कौन आपका हाइलोजन रहेगा। हाइलोजन इसमें से कौन हो जाएगा, व्हिच इज ए हाइलोजन एलिमेंट। हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, ऑक्सीजन होगा, ब्रोमीन होगा, कौन सा रहेगा।
जल्दी से बताइए। बिल्कुल, जिसका इसका ब्रोमीन आ रहा है सभी लोग सही, इसके आंसर डी आ जाएगा बुआ। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आप लोग पढ़े होंगे, फ्लोरीन है, इसके बाद क्लोरीन होता है Cl, ब्रोमीन है, एक आयोडीन, इस सबके सब हाइड्रोजन तत्व होता है, ध्यान रखना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हाइड्रोजन तत्व होता है, स्टैटिन नहीं बुआ। स्टैटिन हाइड्रोजन तत्व नहीं है, हाइड्रोजन ग्रुप में है लेकिन हाइड्रोजन तत्व नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सबके सब हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसका आधार पे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं हम लोग। अयस्क में जो आपका अशुद्धि होता है बउआ, अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि होता है उस अशुद्धि का नाम हम लोग क्या देंगे, जल्दी से बताइए। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन एन ओर, इन ओर आर कॉल्ड, ओर में उपस्थित जो इम्प्योरिटी होता है उसको क्या कहेंगे? फ्लक्स कहेंगे, गैंग या मैट्रिक्स कहेंगे, स्लैग कहेंगे, या इसको मिश्र धातु कहते हैं, क्या बोलेंगे? जल्दी से बताइए। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या बोलते हैं बउआ? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग या मैट्रिक्स, जिसका भी आ रहा है सभी लोग सही हो। बी आंसर हो जाएगा बउआ, गैंग या मैट्रिक्स। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों, 2-4 बार इसको बोल लीजिए। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है, आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया है? चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया है। सीनेबार, जल्दी से बताइए, भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिंक ब्लेंड और सीनेबार, दो क्वेश्चन बार बार रिपीट करता हुआ, जिंक ब्लेंड और सीनेबार, जिंक ब्लेंड और सीनेबार। चलिए यहाँ पर आपको सीनेबार पूछा गया है। जिंक ब्लेंड में ZnS होता है। जिंक ब्लेंड अगर आपसे कहा जाए तो होता है उसका फॉर्मूला क्या? ZnS होता है, जिंक ब्लेंड, ध्यान रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन मिलेगा भी जिंक ब्लेंड वाला। अब यहाँ पर सीनेबार के बारे में आपको बताना है कि सीनेबार किसको कहेंगे, HgS को कहेंगे, PbS को कहेंगे, या यहाँ पर दिया गया है वो आपको, है ना, HgS है, PbS है, ACNO2 है, PbCO3 है। तो जल्दी से बताइए सीनेबार किसको कहा जाता है? सीनेबार किसको कहेंगे? HgS, PbS, ACNO2 या PbCO3 को कहेंगे? चलिए जल्दी से बताइए सीनेबार। HgS जिसका इसका आंसर है सभी लोग सही, HgS वाला केवल सही है बुआ। HgS सीनेबार किसको कहते हैं? तो HgS को कहा जाता है बुआ लोग सीनेबार, ध्यान रहेगा, HgS। क्लियर हो गया है? चलिए अगर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए स्पेल्टर, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। स्पेल्टर क्या होता है? स्पेल्टर यहाँ पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया गया। स्पेल्टर, शुद्ध जिंक को कहते हैं, अशुद्ध जिंक को कहते हैं, अशुद्ध एल्यूमिनियम को कहते हैं, अशुद्ध पारा को कहते हैं। स्पेल्टर किसको कहा जाता है? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा? स्पेल्टर किसको कहा जाता है? शुद्ध जिंक, अशुद्ध एल्यूमिनियम या अशुद्ध पारा? जल्दी से बताओ बुआ, इसका आंसर क्या रहेगा? शुद्ध जिंक होगा, अशुद्ध जिंक होगा, अशुद्ध एल्यूमिनियम होगा, अशुद्ध पारा। जिसका इसका बी अशुद्ध जिंक आ रहा है सभी लोग सही, अशुद्ध जिंक हो जाएगा वो बी इसका आंसर। स्पेल्टर किसको कहते हैं? तो अशुद्ध जिंक को स्पेल्टर कहा जाता है। 2-3-4 बार इसको रिपीट कर लेना है। अशुद्ध जिंक को स्पेल्टर कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ लीजिए आगे आपका जिंक ब्लेंड, जो आप बोल रहे थे वहाँ पर जिंक ब्लेंड। चलिए जिंक ब्लेंड किसको कहते हैं? जिंक है इसमें तो जिंक वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा जिंक वाला? ZnS आ रहा है बुआ, देखो ZnS, जिंक ब्लेंड। ZnS को हम लोग क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड कहते हैं, ध्यान आपको रखना है, ठीक है। ZnS को जिंक ब्लेंड कहा जाता है। ऐसे ऑप्शन आपको दिया गया, HgS है, PbS है, फिर से HgS है, डबल यहाँ पर रिपीटेड हो गया है यहाँ पर ये दोनों, लेकिन आपका आंसर जो रहेगा जिंक ब्लेंड रहेगा, ZnS हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। कहा गैंग और फ्लक्स मिलकर बनाते हैं। जल्दी से आपको बताना है कि गैंग और अगर फ्लक्स को आपस में मिला देवल जाए तो किसका निर्माण करेगा, क्या चीज़ बनाएगा? जल्दी से आपको बताना है वो गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनाएगा, फॉर्म। चलिए गैंग और फ्लक्स मिलेगा तो क्या बनाएगा? गैंग या मैट्रिक्स को अशुद्धि जो होता है अशुद्धि है, और इसको फ्लक्स देने हैं, केमिकल देते हैं। तो गैंग और यहाँ जो है ये गैंग हो गया आपका, अशुद्धि हो गया, ये फ्लक्स आपका है, तो दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा? स्लैग बनाएगा। और कहने का मतलब क्या? अयस्क है, मिनरल खनिज है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, गैंग एंड फ्लक्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म, क्या बनाएगा? गैंग एंड फ्लक्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म। जल्दी से बताइए क्या बनाएगा? गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर स्लैग का निर्माण करेगा, अयस्क बनाएगा, खनिज बनाएगा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा बुआ, जल्दी से इसका आंसर बताना है। गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनाएगा? स्लैग बनाएगा बुआ, जिसका इसका ये आंसर है, सभी लोग सही हो, ये वाला केवल सही है।
है ना, स्लैग इसका आंसर स्लैग हो जाएगा। गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर जिस हल्के पदार्थ का निर्माण करता है उसको स्लैग कहते हैं, धातुमल कहा जाता है। धातुमल, इसको हिंदी में कुछ भी बोलते हैं धातुमल। क्या बोलेंगे बुआ? धातुमल, या इंग्लिश में इसको स्लैग कहा जाता है। तो जिसको हिंदी लिखना है बुआ, है ना, स्लैग का लिख लेगा धातुमल, ध्यान रहेगा धातुमल। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है ना, वान आर्किल विधि एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से है वो, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से है। वान आर्किल कई बार रिपीट किया है। वान आर्किल विधि द्वारा किसका शोधन किया जाता है, किसका हम लोग शोधन करते हैं, है ना। वान आर्किल जो प्रोसेस होता है उस विधि द्वारा, व्हिच मेटेरियल प्यूरिफाइड बाय वान आर्किल प्रोसेस, है ना, कौन सा मेटल का प्यूरिफिकेशन हम लोग करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, शोधन करते हैं वान आर्किल विधि द्वारा। जिरकोनियम है, जेडर दिया, टाइटेनियम है, टी आई दिया है, दोनों या निकेल। जल्दी से बताइए, जिरकोनियम है, टाइटेनियम है, चाहे जिरकोनियम और टाइटेनियम दोनों, या इनमें से या एक आपको दिया है निकेल। तो जल्दी से बताइए, वान आर्किल प्रोसेस द्वारा किसका शोधन किया जाता है, जिरकोनियम और टाइटेनियम, जिरकोनियम और टाइटेनियम या दोनों का या निकेल का। तेजी में सब आंसर इसका कमेंट करो जल्दी जल्दी बउआ, क्या रहेगा आंसर, दोनों, जिसका इसका दोनों आ रहा सही है ना, इसका आंसर दोनों हो जाए, जिरकोनियम भी होगा बउआ, टाइटेनियम भी होगा। टाइटेनियम और जिरकोनियम दोनों का शुद्धिकरण जो होता है, शोधन जो होता है, प्यूरिफिकेशन जो होता है, हम लोग वान आर्किल विधि द्वारा करते हैं, आपको ध्यान रखना है। वान आर्किल प्रोसेस द्वारा जिरकोनियम और टाइटेनियम दोनों का शुद्धिकरण किया जाता है। क्लियर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, एकदम टोटल क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, है ना, फेन उत्प्लावन विधि। चलिए जल्दी से बताना है कौन सा, यहाँ पर आपको दिया क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किसके द्वारा हम लोग करेंगे, है ना, सल्फाइड ओर इज कंसंट्रेटेड बाय, किसके द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि, फोर्स फ्लोटेशन प्रोसेस, है ना, चुंबकीय पृथक्करण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बुआ मैग्नेटिक सेपरेशन, गुरुत्वीय पृथक्करण जिसको बोलते हैं, जो चुंबकीय होता है उसको मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं, और जो आपका गुरुत्वीय होता है बुआ इसको ग्रेविटी सेपरेशन कहा जाता है, ग्रेविटी। और यहाँ पर एक क्या है, निच्छालन आपका है। तो जल्दी से लीचिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीचिंग, मतलब निच्छालन। तो जल्दी से आपको ये बताना है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है किस विधि द्वारा हम लोग करते हैं, है ना, किस विधि द्वारा करते हैं, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा करते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा करते हैं, या इसका शुद्धिकरण हम लोग निच्छालन, है ना, इसका सांद्रण निच्छालन विधि द्वारा करते हैं। जल्दी से बताइए कौन सा आपका आंसर रहेगा, फेन उत्प्लावन विधि, जिसका इसका फेन उत्प्लावन विधि है, ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा बुआ। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा क्यों करते हैं, है ना, फेन वाला विधि द्वारा, तो फेन हल्का होता है ना, और सल्फाइड अयस्क भी हल्का होता है, तो ध्यान रखिएगा सल्फाइड अयस्क के हल्का होने के कारण इसका जो है, सल्फाइड जो अयस्क होता है वो ये हल्का होता है, तो हल्का होने के कारण ही इसका शुद्धिकरण हम लोग फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं। तो आपका आंसर ये आ जाएगा, फेन उत्प्लावन विधि। क्लियर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं नेक्स्ट में, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट किया है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट, है ना, एक नाम दिया है कि कार्बोहाइड्रेट। अब कौन सा कार्बोहाइड्रेट है ये आपको पहचानना है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट। कहा गया कार्बोहाइड्रेट जो यहाँ लिखा गया, पहले देख लीजिए, हाँ, कार्बोहाइड्रेट जो जल आंशित होकर, मतलब जल में डालने पर 3 से 10 मोनोसेक्राइड प्रदान करता है, उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड 3 to 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट, है ना, टू हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड। क्या होगा जल्दी से बताइए, 3 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड कौन देता है आपको, जो आपको बताना है। 3 से 10 तक मोनोसे, जब जल में डालेंगे बुआ, कार्बोहाइड्रेट का जल आंशित करेंगे, जल में डुबावेंगे, उसको घोलेंगे, तो आपको ये बताना है कि 3 से 10 को मोनोसेक्राइड कौन देता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया, हम साफ सुथरा तौर पर ऑप्शन है, पहले आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। मोनोसेक्राइड होगा, डाइसेक्राइड होगा, ओलिगोसेक्राइड होगा, पॉलीसेक्राइड होगा। जल्दी से बताइए, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। जल्दी से आपको बताना है कौन सा आंसर रहेगा बुआ। मोनोसेक्राइड होगा, है ना, डाइसेक्राइड होगा, ओलिगोसेक्राइड होगा, पॉलीसेक्राइड होगा। जल्दी से आप इसको बताइए कौन सा रहेगा, जल्दी से इसको आप बताइए कौन सा रहेगा।
चलिए मोनोसेक्राइड में ये है ना, इसका जल अपघटन होता ही नहीं है बुआ। डाइसेक्राइड में 2 को देता है, ओलिगोसेक्राइड में 3 से लेकर 10 तक देता है, 3 से लेकर कहाँ तक, 10 तक। अब पॉलीसेक्राइड में 10 से ज़्यादा। तो जल्दी से इसका आंसर बता दो कौन सा होगा, ओलिगो हो जाएगा। बिल्कुल, जिसका ओलिगो आंसर है सभी लोग सही हो, ओलिगो वाला आंसर सही रहेगा बुआ। इसका आंसर आपका सी आ जाएगा। 3 से 10 यूनिट कौन देता है, तो ओलिगोसेक्राइड। 3 से 10 को कौन देगा, ओलिगो। 10 से ज़्यादा हो जाएगा तब पॉलीसेक्राइड कह देंगे। जल में डालें 10 से अधिक मोनोसेक्राइड दे देगा तो कह देंगे कि पॉलीसेक्राइड है। तो 3 से 10 वाला में ओलिगोसेक्राइड आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी का मुख्य स्रोत, एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहा गया था वो। विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा रहेगा, जल्दी से बताइए। विटामिन, मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी, नींबू और संतरा। सी खाए में खट्टा लगता है, ध्यान रखिएगा, है ना, जो जहाँ खट्टा चीज़ बार रहेगा ना वहाँ पर विटामिन सी आ जाता है। तो जल्दी से बताइए विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन रहेगा, नींबू या संतरा होगा। नींबू तथा संतरा रहेगा, सेब रहेगा, पपीता रहेगा, अनानास रहेगा। तो जल्दी से बताइए कौन सा रहेगा। विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन है बउआ, विटामिन सी का मेन सोर्स कौन है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत बताना है। मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी नींबू और संतरा, जिसका आ रहा है सभी लोग सही हो। नींबू और संतरा कौन कौन रहेगा बउआ, तो नींबू और संतरा आपका आंसर आ जाएगा ए। आंसर आपका ये होगा, नींबू और संतरा जो होता है विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। क्लियर रहेगा, है ना। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम बताए थे एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ध्यान रहेगा, एस्कॉर्बिक एसिड जो पीछे आया था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन, है ना, प्रबल ऑक्सीकारक है, एकदम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो आपको बताना है। स्ट्रॉन्गेस्ट कहा गया है, एकदम स्ट्रॉन्ग रहे। चलिए क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है, जल्दी से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइलोजन्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रहेगा। अच्छा, ऑक्सीकारक क्या कहते हैं बउआ, तो ऑक्सीकारक उसको कहते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन माँ को खींच ले। जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। जो एक इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से खींच लेता है, एकदम तुरंत दीजिए और तुरंत खींच लेगा, उसको प्रबलतम ऑक्सीकारक कहते हैं, एकदम प्रबल है। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा हाइड्रोजन होगा। ऑप्शन आपको दिया गया, आयोडीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है। चलिए यहाँ आयोडीन दिया गया है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन। तो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन रहेगा, जल्दी से बताइए। जिसका भी आंसर फ्लोरीन आ रहा है सभी लोग सही, उसका आंसर फ्लोरीन हो जाएगा बुआ। इसका आंसर कौन रहेगा, फ्लोरीन। आंसर इसका फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन के पास एबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है एक ऑक्सीजन खींचे के। क्लियर हो गया सबको। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। ओलियम का सूत्र, ये तो बड़ी आसान है बउआ, ये तो आपको बताना चाहिए। अगर आप 12th पढ़ रहे हैं तो ओलियम का सूत्र आपको जाननी चाहिए, है ना। ओलियम का फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला ऑफ ओलियम इज H2S2O7, है ना, H3 SO4 दिया है, H2SO3 दिया है, H3SO5 दिया है। तो जल्दी से बताइए कौन सा इसका आंसर रहेगा। ओलियम का सूत्र बताना है बउआ। ओलियम का फॉर्मूला क्या रहेगा, H2S2O7 क्या रहेगा। ओलियम का सूत्र बताना है, H2S2O7 होगा, H3SO4 होगा, H2SO3 होगा, H3SO5 रहेगा। जल्दी से बताइए। H2S2O7 जिसका आ रहा है सभी लोग सही हो, ये रहेगा वो कुछ H2S2O7, 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 ध्यान रहेगा। क्वेश्चन एक और पूछता है कि बताइए ओलियम में और कौन कौन रहता है। जैसे ओलियम यहाँ है ना H2S2O7, तो ओलियम किसको किसको से मिलकर बना रहता है, तो ध्यान रखिएगा ओलियम 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक होता है H2SO4, ध्यान रखिएगा, एकदम महत्वपूर्ण वाला में से बता रहे हैं। आगे क्वेश्चन आपको देता भी ऐसा है कि ओलियम में H2SO4 और क्या रहेगा, तो एक होता है SO3। दोनों को मिलाइएगा ओलियम बन जाएगा। कौन कौन है, H2SO4 और SO3 मिला के देखो। हाइड्रोजन 2 गो यहाँ है तो 2 गो है, सल्फर एगो इसमें तो 2 गो सल्फर यहाँ लिखे हैं, 4 गो 3 गो ऑक्सीजन, 4 3 7 गो ऑक्सीजन यहाँ है। तो H2S2O7 रहता है, H2S2O7 बार बार करें 7 है, ध्यान रहेगा। तो पूछा जाता है कि ओलियम में कौन कौन था, H2SO4 और SO3। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ओलियम का सूत्र H2S2O7 होता है। पहला चीज़ ओलियम का सूत्र कौन सी रहेगा बुआ, तो ओलियम का सूत्र H2S2O7 रहेगा। ओलियम में कौन कौन होता है, तो H2SO4 और SO3 दोनों, H2SO4 और SO3 दोनों रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है तो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलो यहाँ देखो, आवर्त सारणी के ग्रुप 16, ग्रुप लिया 16, है ना। तो इस 16 के बारे में कहा कि आवर्त सारणी के जो ग्रुप 16 होता है, 16 के बारे में, ऑक्सीजन के अलावा और कौन सा तत्व पाया जाता है, जल्दी से बताइए। ऑक्सीजन, है ना, वो सचिन, सहवाग, तेंदुलकर, पॉन्टिन जो ट्रिकवा है वहाँ से लेकर 16 में और कौन कौन रहेगा। ऑक्सीजन तो होता ही है, लेकिन ऑक्सीजन के अलावा और कौन है, सल्फर है, सोडियम है, लोहा है, नाइट्रोजन है।
जल्दी से बताइए कौन रहेगा, ऑक्सीजन के अलावा और कौन सा तत्व रहेगा बुआ। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा और कौन सा तत्व होगा। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। सल्फर, जिसका इसका है सभी लोग सही हो, सल्फर। ऑक्सीजन के अलावा आपका एक सल्फर आंसर हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ओ, सचिन, सहवाग, तेंदुलकर, पोंटिंग, यही तो होता है। तो ऑक्सीजन सल्फर नहीं मिल रहा है, ओ एस, तो ऑक्सीजन सल्फर हो जाएगा, तो आपका सल्फर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन का अणुसूत्र, जल्दी से बताइए बेंजीनमा का सूत्र क्या होता है। बेंजीन तो जान पहचाना चीज लग रहा है। बेंजीन का सूत्र आपको बताना है बुआ। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन आपको बताना है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, यहाँ पर ऑप्शन आप जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। C6H5 है, C6H6 है, C6H12 है, और नॉट मतलब इनमें से कोई, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन सा रहेगा। बेंजीन का अणुसूत्र क्या रहेगा, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। चलिए बिल्कुल C6H6 इसका आंसर आ जाएगा। C6H6 आपका आंसर हो जाएगा बुआ, C6H6। क्लियर हो गया है, बेंजीन का ही सूत्र रहेगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीथीन एक बहुलक है। जल्दी से बताइए, जो पॉलीथीन होता है एक बहुलक होता है। पॉलीथीन है ना, पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन इज पॉलीमर ऑफ, किसका, कौन है महाराज जो पॉलीथीन का निर्माण कर देता है, कौन सा है एकलक, बताइए पॉलीथीन के लिए। इथीन होता है ना, इथेन लिखा गया यहाँ पर, इथेन है, इथीन है, प्रोपीन है, इथाइन होता है। जल्दी से बताइए कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा। चलिए पॉलीथीन में देखिए लास्ट में थीन दिया था, ऐसा केरा में मिल रहा है, देख लीजिए लास्ट में जो ऐसा लिखा है तो किस में मिल रहा है, जल्दी आपको बताना है बुआ, किस में मिल रहा है। चलिए जल्दी से बताइए, है ना, थीन किस में मिल रहा है, जिसमें मिल जाए वही आपका आंसर हो। देखो पॉलीथीन लिखा, थीन केरा में मिल रहा है, थीन किस में मिला, थीन किस में मिल रहा है बुआ, तो बी में देखो मिल रहा है, इथीन आपका आंसर आ जाएगा, इथीन। ठीक है ना, जिसमें पॉली लगा रहता है बस लास्ट वाला देख लो जरा में मिल जाए वही आपका आंसर। इसमें पॉली लगल है तो पॉली को हटा दो, लास्ट में जो मिल रहा है ना उसमें देख लेना है कौन सा मिल रहा है ना, उसी तरह से मैचिंग रहेगा, तो आपका इथीन आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, इथीन। चलिए लोहा का मुख्य अयस्क, एक क्वेश्चन यहाँ से एकदम श्योर रहता है बउआ, लोहा का मुख्य अयस्क कौन है ना, चीफ जो और है, चीफ मतलब चीफ मिनिस्टर, एकदम मुख्य व्यक्ति, चीफ है ना, मुख्यमंत्री एकदम, तो वही चीफ मतलब मुख्य। तो चीफ ओर ऑफ आयरन इज, आयरन का चीफ ओर कौन है, एकदम मुख्य ओर कौन है, मुख्य अयस्क कौन होता है ये आपको बताना है। लोहा का मुख्य अयस्क कौन है, यहाँ दिया मैग्नेटाइट आपको लिखा गया, यहाँ पहले देख लीजिए, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है, हेमेटाइट है और सभी। जल्दी से बताओ कौन सा आंसर रहेगा बुआ। लोहा का प्रमुख, सबसे प्रमुख अयस्क कौन सा होता है, लोहा का मुख्य अयस्क आपको बताना है। लोहा का मुख्य अयस्क कौन सा है ना, हेमेटाइट है, सीडेराइट है, मैग्नेटाइट, ऐसा आपको दिया गया है। तो जल्दी से बताइए, इस सभी के सभी हो जाएगा, इस सब के सब रहेगा, वो आंसर आपका डी आ जाएगा, है ना। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, है ना, कौन कौन, ध्यान रखिएगा लाइन से। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट एक होता है, और आयरन पाइराइट, तो इसमें नहीं आपको ऑप्शन में दिया गया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना कि कौन सा आंसर रहेगा। तो सभी, है ना, हेमेटाइट भी होगा, मैग्नेटाइट भी होगा, सीडेराइट भी होगा, तो आपका आंसर इसमें डी आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया है। नेक्स्ट में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक होता है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए यहाँ एकल परमाणविक होता है मतलब है ना, अकेले रहता है। एकल परमाणविक कहने का मतलब अकेले रहता है, एकदम अकेले अकेले, कोई के साथ देते हो। ऑक्सीजन कैसे हो जाता है, O2 हो जाता है, तो दो गो है। क्लोरीन का देखा होगा Cl2 होता है, नाइट्रोजन का देखा होगा है ना N2 रहता है, इस तरह से रहेगा। तो आपको बताना है कि अकेले अकेले कौन रहता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोनो एटॉमिक, तो जल्दी से बताइए कौन इसमें कौन मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक फॉर्म में कौन रहता है, एकल परमाणविक, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए कौन सा रहेगा। क्लोरीन रहेगा, नहीं सर क्लोरीन तो Cl2 होता है। हीलियम रहेगा, हीलियम He होता है, हाँ हीलियम अकेले अकेले रहता है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, हीलियम। नाइट्रोजन सुने होंगे N2 गैस होता है, ऑक्सीजन सुने होंगे O2 गैस होता है, तो आपका आंसर इसमें हीलियम हो जाएगा बउआ। हीलियम अकेले अकेले रहता है क्योंकि इसके पास पहले से ही फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, तो आपका आंसर बी आ जाएगा, है ना, आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी। क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया है। ओलियम में, अभी ओलियम पीछे आया था, H2SO7 वो ओलियम आया था पीछे, अभी H2SO7 को ओलियम कहते हैं। और कहा भी आपको गया है क्या, जो पढ़ लीजिए कि ओलियम में H2 है ना SO4 के साथ और कौन सा अवयव होता है, तभी तो आपको बताए थे
कि ओलियम में H2SO4 के अलावा और कौन सा तत्व रहेगा। H2SO4 तो होबे करता है, इसके अलावा कौन सा रहेगा। तो जल्दी से इसमें देखिए तो कोई आपको मिल रहा है SO2, SO3, H2S, HSO4 माइनस। जल्दी से बताइए कौन सा रहेगा। ओलियम में H2SO4 के साथ साथ और कौन सा अवयव होता है, ये आपको बतानी है। H2SO4 के अलावा और कौन रहेगा बउआ, ये आपको इसमें बतानी है। जल्दी से बताइए H2SO4 के अलावा और कौन सा रहेगा। SO3 बिल्कुल सही है, जिसका इसका आंसर भी अभी पीछे बता रहे थे कि H2SO4 तो रहेगा या साथ साथ उसमें SO3 भी रहता है, दोनों मिलावेंगे तब जाके ओलियम बनता है। तो आपका आंसर इसमें बी हो जाएगा SO3। बी आपका आंसर रहेगा वो SO3। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या है। एक फराडे विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर होता है। कूलम होता है, कूलम कितना कूलम के बराबर रहेगा। एक जो है फराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है। 1 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मच कूलम्स। 96,550, 96,500, 96,000, 95,500। जल्दी से बताइए लगभग में कितना होता है, जल्दी बताइए। एक फराडे जो कूलम होता है वो 1 फराडे बराबर कितना, वो 1 फराडे बराबर कितना 96,500। 96,500 जिसका इसका सभी लोग सही हो बुआ। बी जिसका इसका 96,500 आ रहा है। 96,500, 96,500 ये आपका आंसर हो जाएगा। 96,500 एक फराडे जो विद्युत होता है उसमें 96,500 कूलम आवेश होता है, ध्यान आपको रखना है। क्लियर रहेगा 96,500। चलो अगला विटामिन ए कहलाता है। जल्दी से आपको बताना विटामिन ए को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया अस्कॉर्बिक एसिड, नहीं बुआ अस्कॉर्बिक एसिड नहीं, अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहें, अभी कई बार रिपीट किए हैं और आपको अस्कॉर्बिक एसिड याद भी होना चाहिए। अस्कॉर्बिक एसिड किसको कहते हैं, विटामिन सी को। तो अस्कॉर्बिक एसिड नहीं रहेगा। रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल। जल्दी से बताइए क्या रहेगा। चलिए विटामिन हाँ जो यहाँ पर है बुआ विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या होता है विटामिन ए का। तो विटामिन ए को क्या कहेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड कहेंगे, रेटिनॉल कहेंगे, कैल्सीफेरॉल कहेंगे, टोकोफेरॉल कहेंगे। तो यहाँ पर आपको बताइए एस्कॉर्बिक एसिड तो होगा ही नहीं क्योंकि उसको विटामिन सी को कहते हैं। तो चाहे तो रेटिनॉल होगा, चाहे कैल्सीफेरॉल होगा, चाहे टोकोफेरॉल होगा। जल्दी से बताइए रेटिनॉल होगा कि है ना कैल्सीफेरॉल होगा कि टोकोफेरॉल होगा, क्या आंसर रहेगा बउआ। जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए। देखो विटामिन जो बउआ रेटिनॉल होता है यही आपका होता है विटामिन ए। रेटिनॉल जो होता है रेटिनॉल, तो रेटिनॉल ही विटामिन ए होता है। कैल्सीफेरॉल और टोकोफेरॉल में क्या कहानी जो आपको समझाते हैं, यहाँ देखिए। सबसे पहला तो आपको ये कहे थे कि एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहेंगे, सी को कहेंगे। यहाँ बताइए रेटिनॉल किसको कहेंगे, तो विटामिन ए को कहेंगे। विटामिन ए आपका रेटिनॉल हो गया है। जब वो क्वेश्चन में दिया था तो आंसर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, है ना विटामिन ए को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा रेटिनॉल। कैल्सीफेरॉल और टोकोफेरॉल में देखो कैल्सी जो है विटामिन D3 को कहते हैं, है ना, विटामिन डी को नहीं, विटामिन D3 को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। जो आपका बउआ विटामिन डी यहाँ पर आया है विटामिन D3, डी नहीं बोलते हैं विटामिन D3 कहेंगे। तो विटामिन D3 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, आपको ध्यान। और यहाँ देखिए जो टोकोफेरॉल होता है बउआ विटामिन ई को कहते हैं, याद रहेगा। टोकोफेरॉल किसको कहते हैं, तो विटामिन ई को। सब आपको याद हो गया होगा। विटामिन सी तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए को रेटिनॉल। अच्छा यहाँ कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहते हैं जिसमें D3 रहता है, और टोकोफेरॉल विटामिन ई को कहते हैं। आपको यहाँ पर हम देखिए एक डाटा लगा दिए यहाँ पर, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ डाटा देखिए आपको लगाए हैं। विटामिन ए वाला में जल्दी से बताओ वो विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, और डी को कैल्सी। देखिए कैल्शियम हड्डी है ना, तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है, हड्डी मजबूत करता है। तो कैल्शियम वाला में कैल्सीफेरॉल जो होगा आपका विटामिन डी हो जाएगा, है ना, विटामिन डी। तो यहाँ पर डी नहीं बोलना है, D3 आपको कहना है। तो ये डाटा को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये जो है इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबको आपको ध्यान रखना है। इतना में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन रहता है, आपको ध्यान रखिएगा। रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं। टोकोफेरॉल जो यहाँ है वो विटामिन ई को, कैल्सीफेरॉल जो होता है कैल्सीफेरॉल विटामिन D3 को कहते हैं। ये क्लियर हो गया है। तो चलिए अब यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए विटामिन ए को क्या कहेंगे वो, तो रेटिनॉल कहेंगे। याद हो गया है। चलिए याद हो गया। 2021 में पूछा, पहले भी क्वेश्चन पूछा था। चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया है आपको, पढ़िए क्वेश्चन क्या कहा गया है जल्दी से। ये आपको 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, यहाँ देखिए नीचे लिखा गया है। क्वेश्चन में पढ़िए, कहा कि ज्विटर आयन बनाने में सामर्थ्य है। ज्विटर आयन का निर्माण कौन करता है, व्हिच वन इज है ना कैपेबल फॉर फॉर्मिंग ज्विटर आयन। ज्विटर आयन कौन बनावेगा। तो जल्दी से पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद बताइए कि ज्विटर आयन कौन बनाता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से है।
आप इस हम है ना, इसका आपका तरीका हम बताते हैं किस प्रकार से रहेगा। तो ज्वीटर आयन देखिए बउआ, जिसका डी आंसर है, सभी लोग सही हो, इसका आंसर वास्तव में डी ही हो जाएगा। ज्वीटर आयन के लिए ध्यान रखिएगा, ये एमिनो एसिड होना चाहिए, COOH भी उसमें रहेगा, और एक NH2 जिसमें ये दोनों मिल गया एक के साथ है, एक ही यौगिक में COOH और NH2 दोनों मिल जाता है, उसको एमिनो अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं बउआ? एमिनो अम्ल। अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हैं तो एक छोटा सा लाइन लिख लीजिए, एमिनो अम्ल लिखिए, लिख के डैश दे दीजिए, उसको लिखवा देते हैं, चूँकि एमिनो अम्ल है ना आपसे पूछता है, तो एमिनो अम्ल आप लिख के डैश दीजिए और लिखिए एमिनो अम्ल में लिखिए वैसा यौगिक जिसमें, आप इसको पहले लिख लीजिए, वो वैसा यौगिक जिसमें COOH सिंगल बॉन्ड देकर, ऐसे देखिए यहाँ लिखे हैं, सिंगल बॉन्ड दीजिए पहले, और सिंगल बॉन्ड दे के लिखिए COOH, ऐसे COOH एवं सिंगल बॉन्ड NH2 दोनों बउआ, जिसमें COOH एवं NH2 दोनों उपस्थित हो, वो वैसा यौगिक जिसमें COOH एवं NH2 दोनों उपस्थित हो, उसे एमिनो अम्ल कहते हैं, उसे एमिनो अम्ल कहते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं। हो गया। और दूसरा एक लाइन नीचे डैश देके लिखिए कि एमिनो अम्ल ज्वीटर आयन, यहाँ देखो लिखा गया है एमिनो अम्ल ज्वीटर आयन, ज्वीटर आयन यहाँ लिखा गया है, नीचे डैश देके लिख लीजिए, एमिनो अम्ल ज्वीटर आयन का निर्माण करता है, ज्वीटर आयन बनाता है या निर्माण करता है, एमिनो अम्ल ज्वीटर आयन का निर्माण करता है, एमिनो अम्ल ज्वीटर आयन का निर्माण करता है, एमिनो अम्ल ज्वीटर आयन का निर्माण करता है। हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस भी यौगिक में COOH और NH2 रहेगा, सबके सब एमिनो अम्ल है, और जिसमें ये आ जाएगा वही ज्वीटर आयन का निर्माण करेगा। तो कौन सा यौगिक है जिसमें COOH NH2 दोनों है? पहला है बउआ, नहीं, पहला में। अच्छा, दूसरा में केवल COOH यहाँ देखो दिया है, केवल COOH दिया है ना, NH2 दिया ही नहीं है। सी में देखिए NH2 तो दिया है, लेकिन COOH नहीं दिया है। तो एक बार बताइए, डी वाला ऑप्शन में देखो तो लास्ट में COOH मिल रहा है, देख लो, और शुरू में NH2 देखो, शुरू में NH2 है बुआ, N इधर है, H2 इधर दे दिया है, तो COOH और NH2 दोनों किस में है? तो डी ऑप्शन में। इसका आंसर, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। यहाँ आंसर डी, आप देख लीजिए, आपका आंसर डी रहेगा इसका, है ना। ज्वीटरान कौन बनाएगा? तो जिसमें COOH NH2 दोनों रहेगा, वो सबके सब ज्वीटरान का निर्माण करता है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ये भी 2021 का ही पूछा गया, 2021 में कई क्वेश्चन ऐसा दिया था। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, क्वेश्चन पढ़ो बउआ, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बेकेलाइट, बेकेलाइट आप सुने होंगे, जो थर्मोसेटिंग होता है, कहने का मतलब ताप सुघट नहीं, ताप दृढ़ होता है, गर्म करेंगे तो और कठोर होते चल जाता है ना, जितने गर्म कीजिए उतना ही कठोर होता है, तो बेकेलाइट वो है। तब बेकेलाइट जो है फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया से प्राप्त होता है? मतलब फिनॉल है, एक तो अब फिनॉल रहेगा ऐसे, फिनॉल, और दूसरा OH दे दिए, फिनॉल। अब फिनॉल को किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो आपका इधर बेकेलाइट का निर्माण होगा, ये कहा गया है। फिनॉल जो है बउआ, यहाँ पर बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया करा, फिनॉल को किसके साथ अभिक्रिया करवाएं ताकि बेकेलाइट बनेगा, ये आपको बताना है। तो कौन कौन अभिक्रिया करके बेकेलाइट बनाता है बउआ? तो आप बताइए जल्दी से, कौन कौन जो है अभिक्रिया आपस में करेगा, कौन कौन जो है आपस में अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके बेकेलाइट बनाता है? तो एक तो फिनॉल होता है, फिनॉल, और दूसरा होता है कौन सा बउआ? तब फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ देखो, पहला में यहाँ ए में दिया एसिटल्डिहाइड, एसिटल दिया है, फॉर्मल्डिहाइड है, क्लोरोबेंजीन है। तो जल्दी से बताइए फॉर्मल्डिहाइड, आंसर कौन सा रहेगा? सी। या पढ़े भी होंगे कि बेकेलाइट का मोनोमर कौन कौन होता है? तब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड दोनों मिलकर बेकेलाइट का निर्माण करता है। तो एक तो फिनॉल दिया है, अगला फॉर्मल्डिहाइड आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। डेटॉल का उपयोग किया जाता है, डिटॉल का प्रयोग काहेला करते हैं बउआ? जल्दी से बताइए, डिटॉल का प्रयोग जो घर में हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं, है ना? ये संक्रमण हारी होता है। अगला कहा प्रतिरोधी होता है, जिसको एंटीसेप्टिक कहा गया, इंग्लिश में देख लीजिए एंटीसेप्टिक कहा गया है ना। मलेरिया रोधी होता है, एंटी मलेरिया और सभी। तो जल्दी से आपको बताना है बउआ कि डेटॉल का प्रयोग क्यों किया जाता है, जल्दी से आपको बताना है। डिटॉल का प्रयोग हम लोग काहे करते हैं? संक्रमण हारी होता है, प्रतिरोधी होता है, प्रतिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक, और मलेरिया रोधी होता है। क्या रहेगा? प्रतिरोधी, बिल्कुल एंटीसेप्टिक होता है, आंसर आपका बी हो जाएगा बउआ। डिटॉल आपका एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक होता है डिटॉल, है ना। प्रतिरोधी होता है, ध्यान रखिएगा, प्रतिरोधी।
चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है? धातु कहा गया है वो कि कौन सा धातु जो है साधारण ताप पर द्रव्य अवस्था में होगा, लिक्विड फेज में रहेगा। धातु कहा गया है, धातु आपको बताना है। धातु आप बताइए कौन सा धातु साधारण कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है। व्हिच मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज इन द, है ना, लिक्विड फेज एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा धातु? जिंक नहीं होगा बउआ। यहाँ देखो Hg, पारा देखते हो थर्मामीटर में द्रव्य अवस्था में होता है। Hg एक धातु है जो कमरे के ताप पर आपका द्रव्य अवस्था में रहता है। लेकिन अगर धातु यहाँ पर ना पूछ के अधातु कहता तब ब्रोमीन आंसर होता। Br जो यहाँ दिया गया आपको, देख लीजिए सी ऑप्शन में लिखे हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाता बउआ? ब्रोमीन। कब? जब धातु ना कह के अधातु कहता, लेकिन धातु कहा गया, इसका आंसर आपका आंसर क्या आ जाएगा? पारा हो जाएगा, Hg हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु, यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन दे दिया है, अभी आपको कह रहे हैं पढ़ के आप आंसर जल्दी से बताइए। इसका आंसर कमेंट करो तो बउआ, जल्दी से बउआ लोग इसका आंसर कमेंट करेगा। आंसर व्हिच नन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम। हाँ बिल्कुल, ब्रोमीन इसका आंसर आएगा, ब्रोमीन है ना। आपका आंसर बी हो जाएगा। अधातु कहा था ब्रोमीन, धातु कहेगा था पारा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। साम्य स्थिरांक एवं वेग स्थिरांक, पिछला है ना वीडियो का क्वेश्चन है, पिछला वीडियो में ये क्वेश्चन दिए थे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, ये आपको बताना है। साम्य स्थिरांक और वेग स्थिरांक निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो देखो साम्य स्थिरांक का वेग स्थिरांक, हाँ बिल्कुल जिसका ये आंसर है सभी लोग सही हो। ताप पर निर्भर करेगा बुआ, ताप। ये दोनों का दोनों केवल और केवल ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ावेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा, घटावेंगे तो घटेगा, बात है ना, सिंपल है। साम्य स्थिरांक और वेग स्थिरांक दोनों केवल और केवल ताप पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? तो ताप बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ेगा, ताप घटाने पर घटेगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहा गया है यहाँ पर, देख लीजिए, क्वेश्चन कहा गया है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन, है ना, समान नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर जो है एनटीपी आपको दिया, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर आपको ये बताना है कि कोई गैस का, है ना, मोलर आयतन क्या होता है, मोलर वॉल्यूम कितना रहेगा। 11.2 लीटर है, 11.2 है, 22.4 लीटर है, 10.2 है, 11.6 है। सब लीटर में वॉल्यूम आपको दिया गया, आयतन बताना है कितना रहेगा। चलो जल्दी से बताओ वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से पूछता आपको है, आंसर बी रहेगा 22.4 लीटर। एकदम ध्यान रखिए, सामान्य जो है बउआ ताप एवं दाब पर किसी गैस का मोलर वॉल्यूम जो रहता है, मोलर आयतन रहता है, 1 मोल जो गैस का आयतन रहता है वो 22.4 लीटर होता है। 22.4 आपका आंसर आ जाएगा, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, एंजाइम क्या है, जल्दी से बताइए एंजाइम के बारे में। एंजाइम क्या रहेगा बउआ, है ना, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए एंजाइम क्या होता है, 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। एंजाइम क्या होता है बउआ, मैक्सिमम एंजाइम जो है बउआ ये प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा। आपका आंसर इसमें, सॉरी यहाँ पर कौन सा प्रोटीन, सी दिया है ना, तो आपका आंसर इसमें सी हो जाएगा बउआ, प्रोटीन। मैक्सिमम एंजाइम जो रहता है प्रोटीन वाला होता है, तो प्रोटीन आपको ध्यान रखना है। क्या रहेगा बउआ, प्रोटीन, ध्यान रहेगा। एंजाइम जो होता है प्रोटीन का, देखते हैं जो बायोलॉजी वाला सर हम लोग को क्या कहते रहते हैं, बायोलॉजी जब पढ़ते हैं तो क्या कहा जाता है कि देखिए सबको, है ना, सब कुछ प्रोटीन है, जो भी है प्रोटीन ही प्रोटीन, प्रोटीन, है ना, टीचर करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में एंजाइम जो है बनता वो मैक्सिमम प्रोटीन का ही रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं बउआ। निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम होता है, जल्दी से बताओ। 2021 का ही क्वेश्चन है, 2021 में बड़ी सारा, है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपको दिया गया था। तो जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम, है ना, किसमें मैग्नीशियम है, कौन है बुआ जेकरा में मैग्नीशियम होगा, जल्दी से बताओ। क्लोरोफिल होगा, हेमोग्लोबिन होगा, है ना, जल्दी से बताइए। विटामिन B12 दिया है और एक कार्बोनिक एनहाइड्रेट दिया है, जल्दी से बताइए कौन सा रहेगा। मैग्नीशियम Mg केकरा में रहता है, क्लोरोफिल, जिसका इसका आंसर आ रहा है सभी लोग सही हो, आंसर ये आ जाएगा क्लोरोफिल आ जाएगा बुआ, क्लोरोफिल। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर बुआ जो आपका क्वेश्चन है वह इंड हो गया, समाप्त हो गया है। यहाँ पर आपका एक, यहाँ पर ये आपको कह रहे थे कि इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, रेटिनॉल किसको, तो विटामिन ए को थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से पूछता है। विटामिन ए को कुछ बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। सी तो स्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो विटामिन सी को, टोकोफेरोल ई को कहते हैं, कैल्सीफेरोल विटामिन डी को नहीं, विटामिन D3 को कहते हैं, ये आपको ध्यान रहेगा। और यहाँ तो ये आपका क्या था बुआ, तो क्वेश्चन हो गया था इंड,
तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट हम करवा दिए हैं, पूरा कंप्लीट आपको करवा दिए हैं। सेकंड पार्ट आपका यहाँ पर हो गया है। जो सेकंड पार्ट यहाँ पर था हुआ, इसको कंप्लीट करवाए हैं। इससे पहले एक पार्ट हम लोग है ना किए थे, तो एक पार्ट किए हैं। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप उसको जाके आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। देखो बुआ, वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब तो निश्चित करना है पहले, है ना। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप निश्चित इसको कर दीजिएगा। और जो भी दोस्त जो सब पढ़ने वाला है सबके साथ शेयर कीजिएगा। और जल्दी हम लोग पार्ट 3 लेकर आने वाले हैं। यहाँ आपका पार्ट 2 था, और ये 2023 के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सारा, ठीक है। चलिए अब इसको रहने देते हैं।